हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ नमूना सहायक लैब असिस्टेंट 2026 का क्लास नंबर 1। इसमें हम देखने वाले हैं रसायन विज्ञान पदार्थ की अवस्थाएं। इस टॉपिक से 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ देखेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कथन ए, वास्तविक गैसें निम्न दाब एवं उच्च ताप पर आदर्श गैसों के समान व्यवहार करती हैं। वास्तविक गैसें निम्न दाब और उच्च ताप पर कैसे व्यवहार करती हैं? आदर्श गैसों के समान। सही है। कारण इसका, इन परिस्थितियों में अणुओं के बीच आकर्षण बल का प्रभाव नगण्य हो जाता है। क्या बोला है? इन परिस्थितियों में अणुओं के बीच का आकर्षण बल का प्रभाव क्या हो जाता है? नगण्य हो जाता है। कारण भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एवं आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। व्याख्या देखते हैं, क्लियर होगा। निम्न दाब पर अणुओं की दूरी बढ़ जाती है। निम्न दाब, जब दाब बहुत कम होता है तो क्या होता है? अणुओं की दूरी बढ़ जाती है। तथा उच्च ताप, हाई टेम्परेचर पर क्या होता है? गतिज ऊर्जा बढ़ने से आकर्षण बल का प्रभाव कम हो जाता है। जब ताप बढ़ जाता है तो आकर्षण बल क्या हो जाता है? कम होने लगता है। इसलिए वास्तविक गैस आदर्श गैस के समान व्यवहार करती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये है, आदर्श गैस के अणुओं का स्वयं का आयतन नगण्य माना जाता है। आदर्श गैस के अणुओं का स्वयं का आयतन कैसा माना जाता है? नगण्य माना जाता है। सही है। के है, आदर्श गैस के अणुओं के बीच कोई अंतरा अणुक बल नहीं होता है। सही है। सभी टक्करें पूर्णतः प्रत्यास्थ होती हैं। ये भी सही है। एम में दिया हुआ है, आदर्श गैस की औसत गतिज ऊर्जा केवल ताप पर निर्भर करती है, बोल रहे हैं। ये भी क्या है? सही है। इसमें से जे, के, एल और एम ये सभी क्या है? सही है। सही विकल्प चुनिए बोला है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जे, के, एल, एम सभी क्या है? सही है। ये चारों कथन आदर्श गैस की गतिज सिद्धांत काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस की मूल मान्यताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सही मिलान करना है। सूची 1, बॉयल का नियम दिया हुआ है, चार्ल्स का नियम, गैल-लुसैक का नियम और एवोगैड्रो का नियम। तो बॉयल्स का नियम क्या हो जाएगा? बॉयल्स का नियम है PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सेकेंड नंबर पे दिया हुआ है PV इज इक्वल टू नियत। ये क्या है? बॉयल्स का नियम है। नेक्स्ट दिया है चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम क्या है? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ये चार्ल्स का नियम है। फिर दिया हुआ है गैल-लुसैक का नियम। ये हो जाएगा P प्रोपोर्शनल टू T, मतलब P समानुपाती T। और फिर एवोगैड्रो का नियम क्या है? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। 2 फिर 3 4 1। 2 3 4 1 किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में। ये क्या है? राइट आंसर। जे का 2, के का 3, एल का 4 और एम का 1। एक बार फिर से देखते हैं। बॉयल्स, बॉयल्स का क्या है? दाब आयतन। दाब और आयतन याद रखना है इसको। चार्ल्स का क्या है? चार्ल्स लॉ आयतन और ताप। गैल-लुसैक दाब और ताप तथा एवोगैड्रो क्या है? आयतन मोल के संबंध को व्यक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न गैसों को RMS वेग के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इनको क्या करना है? RMS वेग के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। H2 दिया है, He और N2CO2। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? H2, फिर H2 के बाद आएगा He, फिर N2 और लास्ट में CO2। ये जिस क्रम में दिया है ये सही है। RSM के घटते क्रम में दिया हुआ है। H2, He, N2 फिर O2, J, K, L, M ये क्या है? सही क्रम है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, J, K, L, M। RMS वेग समानुपाती होता है, इसलिए सबसे कम आणविक द्रव्यमान वाली
H2 का वेग सबसे अधिक होगा। जिसका आणविक द्रव्यमान सबसे कम है उसका वेग क्या होगा, अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन है। क्या बोला गया है यहाँ पे, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी गैस का आयतन कितना है, 5 लीटर है। यदि दाब स्थिर है, दाब क्या है, स्थिर है, स्थिर रखते हुए ताप 327 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए, कितना कर दिया जाए, 327 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो नया आयतन होगा। नया आयतन निकालना है तो इसको कैसे निकालेंगे, चार्ल्स लॉ से निकालेंगे। क्या है चार्ल्स लॉ, इसका सूत्र है, फॉर्मूला है V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। इसको याद रखना है ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला से इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें V1 कितना दिया है, V1 5 लीटर और T1 कितना है, ये है T1, ये V1 है आयतन और ये T1 27 डिग्री सेंटीग्रेड। T2 भी दिया हुआ है, ये रहा T2। और क्या निकालना है, V2, मतलब V1 T1 T2 दिया हुआ है, सिर्फ V2 निकालना है। V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1/T2। अब सबको रख देते हैं। V1 कितना है, 5 है और T1 कितना है, ये 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है। इसको सबसे पहले क्या करेंगे, सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलेंगे। तो केल्विन में बदलने पर क्या होता है, के इक्वल टू जितना सेंटीग्रेड दिया हुआ है प्लस 273। तो इसमें 273 करेंगे, कितना आ जाएगा, इसको केल्विन में बदलने पर 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने पर क्या आएगा, 300 केल्विन। तो यहाँ पे 300 रख देते हैं, 300। और T2 कितना है, इसको भी केल्विन में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 600। इसको काटेंगे, ये 2 हो गया, सॉरी ये T2 ऊपर रहेगा ना, ये यहाँ पे क्या था सूत्र, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। तो यहाँ पे T2 रहेगा और यहाँ T1 रहेगा। फिर से लिखते हैं, V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ 5 आएगा T1 और T2 का कितना आ जाएगा, यहाँ 6 और यहाँ पे T1 बराबर 300। तो ये 2 कट गया, 5 × 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, V2 इक्वल टू 10, 5 × 2 करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो नया आयतन पूछा है, नया आयतन क्या हो गया, 10 लीटर। किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में। ये क्या है, राइट आंसर है। सिर्फ फार्मूला में रखना है, कुछ नहीं करना है। ये फार्मूला है V1/T1 इज इक्वल टू V2/T1, इसमें रख दिए हैं। V1 दिया हुआ है 5 लीटर और ये दिया हुआ है, इसको सेल्सियस डिग्री सेल्सियस को क्या केल्विन में बदले हैं और T1 ये है, T2 ये है, सिर्फ V2 निकालना है। तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 × V2/T1। इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। चार्ल्स नियम के अनुसार V प्रोपोर्शनल टू T 300 के से 600 के होने पर आयतन दुगना होकर कितना हो गया, 10 लीटर हो गया। 5 लीटर था वो कितना हो गया, 10 लीटर हो गया। इसको सॉल्व किए बिना ही जान सकते हैं। क्या होता है, जब V प्रोपोर्शनल टू T होगा तो 300 के से 600 के किए हैं, डबल हुए हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, आयतन भी दुगना हो जाता है। 5 लीटर था वो कितना हो गया, 10 लीटर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, कथन ए है, आदर्श गैस का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेट सदैव 1 होता है। बोल रहे हैं आदर्श गैस का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेट कितना होता है, सदैव 1 होता है। सही है ये। कारण आदर्श गैस के लिए PV इज इक्वल टू nRT होता है। सही है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोनों सत्य है तथा R सही व्याख्या है। यहाँ पे क्या बोला गया है, Z इक्वल टू क्या होता है, PV/nRT। ये आदर्श गैस में PV इज इक्वल टू nRT होने से Z क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
Z इज़ ग्रेटर देन 1 होने पर प्रतिकर्षण प्रभाव प्रमुख होता है। सही है। Z इज़ ग्रेटर देन 1 होने पर क्या होता है? प्रतिकर्षण प्रभाव प्रमुख होता है। Z इज़ लेस देन 1 होने पर आकर्षण प्रभाव प्रमुख होता है बोल रहे हैं। सही है, ये लेस देन है। बॉयल्स ताप पर गैस लगभग आदर्श व्यवहार करती है। सही है। M में बोला है सभी वास्तविक गैसों के लिए Z इक्वल टू 1 होता है। सभी बोला है, तो ये क्या है? ये सही नहीं है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, केवल J, K और L सही है। वास्तविक गैसों में Z परिस्थितियों के अनुसार बदलता है। केवल आदर्श गैस में Z इक्वल टू 1 होता है, इसलिए M क्या है? गलत है। वहाँ पे सभी बोला था, सभी वास्तविक गैस दिया था, इसलिए रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वांडर वाल्स समीकरण में नियतांक E किसका प्रतिनिधित्व करता है? गैस का आयतन, अंतराअणु बल, आकर्षण बल, ताप या फिर दाब। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंतराअणुक आकर्षण बल। वांडर वाल्स समीकरण में नियतांक E किसका प्रतिनिधित्व करता है? अंतराअणुक आकर्षण बल का। E गैस अणुओं के बीच आकर्षण बल का माप है। E का मान जितना अधिक होगा आकर्षण बल उतना अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है बोला है? गैस का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। क्या है ये? गैस का कोई निश्चित आकार नहीं होता है बोल रहा है। इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। ये क्या है? सही है। गैस का कोई निश्चित आयतन नहीं होता है बोल रहा है, ये भी सही है। गैस के अणुओं के बीच की दूरी ठोस से कम होती है। ठोस से कम होती है बोल रहे हैं। गैस सभी दिशाओं में समान रूप से दाब डालती है। सही है ये, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गैस के अणुओं के बीच की दूरी ठोस से कम होती है। गैस में अणुओं के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है, जबकि ठोस में क्या होती है? सबसे कम होती है। यहाँ पे क्या बोला था? ठोस से कम होती है बोला था, इसलिए वो सी नंबर गलत है। और उस वहाँ पे कौन सा सही नहीं है बोला था, इसलिए क्या हो गया? सी नंबर राइट आंसर हो गया। गैस के अणुओं के बीच की दूरी क्या होती है? सबसे अधिक होती है, और ठोस का क्या होता है? सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न अवस्थाओं को अंतराअणुक आकर्षण बल के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अंतराअणुक आकर्षण बल के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहले नंबर पे आएगा ठोस, फिर द्रव, फिर गैस, उसके बाद प्लाज्मा, फोर्थ नंबर पे ये सही क्रम है, अंतराअणुक आकर्षण बल के घटते क्रम। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, JKLM। ठोस में आकर्षण बल सर्वाधिक, द्रव में मध्यम तथा गैस में बहुत कम होता है। प्लाज्मा में कण अत्यधिक ऊर्जा अवस्था में होते हैं, इसलिए बंधन क्या होता है? नगण्य होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कथन में बोला गया है किसी गैस का क्रांतिक ताप, क्रिटिकल टेम्परेचर, वह ताप है जिसके ऊपर उसे केवल दाब बढ़ाकर द्रवित नहीं किया जा सकता। सही है। किसी गैस का क्रांतिक ताप क्या है? वह ताप है जिसके ऊपर उसे केवल दाब बढ़ाकर द्रवित नहीं किया जा सकता है। कारण, क्रांतिक ताप के ऊपर गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा अंतराअणुक आकर्षण से अधिक हो जाती है। कारण भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एवं आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या है। क्रांतिक ताप से ऊपर केवल दाब बढ़ाने पर गैस द्रवित नहीं होती, क्योंकि अणुओं की गतिज ऊर्जा आकर्षण बल पर हावी करती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। H2 का विसरण O2 से तेज होता है। H2 का विसरण O2 से तेज होता है। सही है। ग्रेयम का नियम आणविक द्रव्यमान पर आधारित होता है बोल रहा है, ये भी सही है। विसरण की दर आणविक द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। सही है। विसरण की दर आणविक द्रव्यमान के वर्गमूल के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। M में दिया है CO2 का विसरण He से अधिक होता है। ये क्या है? सही नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, JK एवं L, ये सही है।
ग्रेयम के नियम के अनुसार हल्की गैस अधिक तेजी से विसरित होती है, इसलिए CO2 He से धीमी होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सही मिलान कीजिए। सूची 1 है और सूची 2 दिया हुआ है। जे में है डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न का क्या हो जाएगा? गैसों का परस्पर मिश्रण। डिफ्यूज़न का गैसों का परस्पर मिश्रण। फिर है इफ्यूज़न। इफ्यूज़न का है सूक्ष्म छिद्र से गैस का निकलना। सूक्ष्म छिद्र से गैस का निकलना। फिर दिया है 3rd नंबर पे क्या दिया हुआ है? L नंबर पे कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का क्या हो जाएगा? दाब देने पर आयतन घटना। कंप्रेस करना। कंप्रेसिबिलिटी मतलब दाब देने पर आयतन घटना। और 4th नंबर पे दिया है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का क्या हो जाएगा? फ्लूइडिटी का द्रव एवं गैस का बहना। फ्लो इससे याद रख सकते हैं। फ्लूइडिटी इसका क्या हो जाएगा? द्रव एवं गैसों का बहना। ये 3rd नंबर था डिफ्यूज़न का। फिर इफ्यूज़न का 2nd नंबर और कंप्रेसिबिलिटी का 4th नंबर और ये फ्लूइडिटी का 1। 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जे का 3, के का 2 और एल का 4, एम का 1। डिफ्यूज़न मिश्रण। इफ्यूज़न सूक्ष्म छिद्र से निकलना। कंप्रेसिबिलिटी का संपीड्यता तथा फ्लूइडिटी का क्या है? बहने का गुण। इस प्रकार से इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न गैसों का विसरण दर घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इन गैसों का विसरण दर को क्या करना है? घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। NH3 है, H2 है, O2 है और SO2। तो पहले नंबर पे आएगा H2, फिर उसके बाद NH3 2nd नंबर पे, फिर O2 है और SO2। तो SO2 आएगा 3rd नंबर पे और SO2 आएगा 4th नंबर पे। ये घटता क्रम है। KJLM 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 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ये क्या है? राइट आंसर है। ग्रेयम नियम के अनुसार क्या होता है? कम आणविक द्रव्यमान वाली गैस का विसरण अधिक होता है। ये पहले भी देख चुके हैं। कम आणविक वाली गैस का विसरण क्या होता है? अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, वंडरवॉल समीकरण में बी किसका प्रतिनिधित्व करता है? ए में दिया हुआ है अंतराअणुक आकर्षण, बी में है बहिष्कृत आयतन एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, गैस नियतांक या फिर दाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बहिष्कृत आयतन एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। क्या है क्वेश्चन? वंडरवॉल समीकरण में बी किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो किसका प्रतिनिधित्व करता है? बहिष्कृत आयतन एक्सक्लूडेड वॉल्यूम का। बी गैस अणुओं के वास्तविक आयतन का सुधार वॉल्यूम करेक्शन दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न कथनों में से कौन सा असत्य है? गैस पात्र का पूरा आयतन घेर लेती है। सही है। गैस का निश्चित आकार होता है। ये असत्य है। गैस का निश्चित आकार नहीं होता है। गैस के कण निरंतर गति रहते हैं। सही है। गैस सभी दिशाओं में समान दाब डालती है। ये भी सही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? असत्य कथन बोला था तो ऑप्शन नंबर बी, गैस का निश्चित आकार होता है। ये क्या है? असत्य है। गैस का ना निश्चित आकार होता है ना निश्चित आयतन, वह पात्र का आकार एवं आयतन ग्रहण करती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कथन है बॉयल का नियम केवल स्थिर ताप पर लागू होता है। सही है। कारण बॉयल के नियम में दाब एवं आयतन व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। रीज़न भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एवं आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या है। बॉयल नियम समतापी आइसोथर्मल प्रक्रिया के लिए है, जहां ताप स्थिर रखते हुए PV = क्या होता है? कांस्टेंट, नियत रहता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। एक गैस का दाब कितना है? 2 atm से बढ़ाकर 4 atm कर दिया जाता है तथा ताप स्थिर रखा जाता है।
यदि प्रारंभिक आयतन कितना है 8 लीटर था तो अंतिम आयतन होगा, अंतिम आयतन बोला है मतलब V2 निकालने बोला है। तो इसको निकालते हैं बॉयल्स लॉ से। क्या होता है P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ये क्या है बॉयल्स लॉ। इस फॉर्मूला से हम लोग क्या निकालेंगे V2। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, एक गैस का दाब 2 atm से बढ़ाकर 4 atm, मतलब ये 2 atm क्या है P1 हो जाएगा ये P1, और 4 atm दिया है ये क्या है P2 है, कर दिया जाता है। और यहाँ पे प्रारंभिक आयतन मतलब इसको V1 लेंगे, प्रारंभिक आयतन V1 और अंतिम आयतन निकालना है। तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको अरेंज करते हैं P1 V1 बटे P2 हो जाएगा। और यहाँ पे तीनों दिया हुआ है, P1 कितना है 2 है, ये रहा 2, और V1 कितना है 8, तो इंटू 8 कर देंगे। फिर P2 कितना है 4 atm दिया है, तो ये अब 2 को 8 से गुणा कर दिए, कितना आ गया 16, 16, 8 दूनी कितना होता है 16, तो यहाँ 16 और ये 4 को लिख दें। अब 4 को 16 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, तो V2 कितना आ गया V2 बराबर 4 लीटर आ जाएगा। इसका राइट आंसर कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में 4 लीटर। इस प्रकार से फॉर्मूला में रख के निकाल लेंगे 4 लीटर। तो अंतिम आयतन कितना हो गया 4 लीटर, बॉयल्स के नियम के अनुसार। यहाँ पे वही दिया है जो लिखी थी, लास्ट में आंसर कितना आया 4 लीटर। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जे है द्रवों में निश्चित आयतन होता है, सही है, द्रवों में निश्चित आयतन होता है। के में गैसों में संपीड्यता सबसे अधिक होती है, बोल रहा है, सही है। एल में ठोसों में कणों की स्वतंत्र गति होती है, ये क्या है रॉन्ग है। द्रवों में कण एक दूसरे पर फिसल सकते हैं, सही है। जे के और एम सही है। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, केवल जे के एम। ठोसों में कण केवल अपने स्थान के आसपास कंपन करते हैं, स्वतंत्र गति नहीं करते हैं, इसलिए एल क्या है गलत है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन सा कथन सही है, बोल रहे हैं। आदर्श गैस समीकरण PV = nRT, सही है ये। STP पर 1 मोल आदर्श गैस का आयतन 22.4 L माना जाता है, बोल रहा है, ये भी सही है। गैसों का घनत्व दाब बढ़ने पर बढ़ता है, सही है। ताप बढ़ने पर गैसों की औसत गतिज ऊर्जा बढ़ती है, ये भी सही है। इसमें क्या है, सभी कथन सही हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी, ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4 सभी क्या है सही हैं। चारों कथन वैज्ञानिक रूप से सही हैं। आदर्श गैस समीकरण STP पर मोलर आयतन, घनत्व का दाब पर निर्भर होना तथा गतिज ऊर्जा का ताप के साथ बढ़ना सभी गैसों के मूल सिद्धांत हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, कथन में बोला गया है बॉयल्स टेम्परेचर पर वास्तविक गैस सीमित दाब पर लगभग आदर्श गैस जैसा व्यवहार करती है, सही है। कारण इस ताप पर अंतराअणुक आकर्षण एवं प्रतिकर्षण का प्रभाव लगभग संतुलित हो जाता है, ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एवं आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या है। बॉयल्स टेम्परेचर पर वास्तविक गैस का विचलन न्यूनतम होता है, इसलिए वह आदर्श गैस के सबसे निकट व्यवहार करती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। गैस के कणों के बीच रिक्त स्थान अधिक होता है, सही है। गैस का घनत्व सबसे कम होता है, ये भी सही है। गैसों का विसरण द्रवों से तेज होता है, ये भी सही है। गैसों का विसरण क्या होता है, द्रवों की अपेक्षा तेज होता है। गैसों का निश्चित आकार होता है, बोल रहा है, ये रॉन्ग है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जे के और एल। गैस का निश्चित आकार नहीं होता, वे पात्र का आकार ग्रहण करती हैं, इसलिए एम क्या है गलत है। क्वेश्चन नंबर 23 है, सही मिलान करना है। आइडियल गैस दिया है, रियल गैस, क्रिटिकल पॉइंट और बॉयल्स टेम्परेचर। आइडियल गैस का क्या हो जाएगा, आदर्श व्यवहार। आइडियल गैस क्या करती है, आदर्श व्यवहार करती है। फिर है रियल गैस,
रियल गैस वैन डर वाल्स समीकरण पर लागू होता है। फिर है क्रिटिकल पॉइंट है, हाँ क्रिटिकल पॉइंट का क्या हो जाएगा, गैस द्रव सीमा समाप्त। फिर है बॉयल्स टेम्परेचर, इसका न्यूनतम विचलन 2 4 3 1। इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 4 3 1, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। वास्तविक गैसों पर वैन डर वाल्स समीकरण लागू होता है तथा क्रिटिकल पॉइंट पर गैस और द्रव का अंतर समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न गैसों का आणविक द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसको बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहले नंबर पे क्या आएगा, H2, फिर ये फर्स्ट नंबर पे, फिर उसके बाद He सेकेंड नंबर पे, उसके बाद O2 थर्ड नंबर पे और CO2 फोर्थ नंबर पे। KJLM किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में। ये क्या है, राइट आंसर है। H2 का 2 होता है, He का 4, O2 का 32 और CO2 का 44। तो ये इस प्रकार से बढ़ते क्रम में इसको जमा। क्वेश्चन नंबर 25 है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। एक आदर्श गैस का आयतन 4 लीटर है। यदि ताप स्थिर रखते हुए दाब आधा कर दिया जाए तो नया आयतन होगा, पूछ रहा है। एक आदर्श गैस का आयतन दिया हुआ है और ताप स्थिर रखते हुए क्या करना है, दाब को आधा कर दिया गया है, तो V2 निकालने बोल रहे हैं, नया आयतन। कौन से फॉर्मूला से निकालेंगे, V1 है इक्वल टू P2V2। ये क्या है, बॉयल्स लॉ है, इससे हम लोग निकाल लेते हैं। V1 दिया हुआ है, कितना दिया है V1 यहाँ पे, 4 लीटर। और क्या बोला है, ताप को स्थिर रखते हुए दाब आधा कर दिया जाए, तो P2 बराबर कितना हो जाएगा, दाब आधा करने बोला है तो P1/2, ये दाब आधा हो गया। अब V1 कितना है, 4 लीटर, तो गुणित 4 कर देते हैं यहाँ पे। फिर P2 कितना है, ये P2 है P1/2 और V2 निकालना है, ये हो गया। अब यहाँ पे V2 इक्वल टू क्या करेंगे, P1 × 4 है और ये 2 क्या ऊपर चले जाएगा, 2/P1 नीचे आ जाएगा, ये हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, P1 कट जाएगा, ये 4 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। तो V2 बराबर कितना आ गया, 8 लीटर। V2 बराबर 8 लीटर हो गया। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ये राइट आंसर है। और इसको इजी ऐसे निकाल सकते हैं, जैसे कि क्या बोला है, एक आदर्श गैस का आयतन 4 लीटर है और आधा कर रहा है बोल रहा है, मतलब दाब को अगर आधा करेंगे, जो भी दिया रहेगा उसमें दाब को आधा करेंगे तो आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, मतलब डबल हो जाता है, दुगना। 4 लीटर है तो 8 लीटर हो गया। यहाँ पे ये इस पॉइंट को याद रखना है, अगर दिया रहेगा दाब आधा करना है, दाब आधा इज टू क्या हो जाएगा, आयतन दुगना हो जाएगा। और अगर दाब को दुगना कर रहे हैं तो आयतन क्या होगा, आयतन आधा हो जाएगा। ये दोनों पॉइंट को याद रखना है, इस प्रकार से फिर डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, ये सब करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। दाब आधा रहेगा तो आयतन उसका दुगना हो जाता है। बॉयल्स नियम के अनुसार क्या होता है, दाब आधा होने पर आयतन दोगुना हो जाता है, इस पॉइंट को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 है, कथन है गैसों का विसरण ताप बढ़ने पर बढ़ जाता है। सही है, गैसों का विसरण ताप बढ़ने पर बढ़ जाता है। कारण, ताप बढ़ने से गैस अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो उनका विसरण बढ़ जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एवं आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ताप बढ़ने से अणु तेज गति करते हैं, इसलिए विसरण की दर क्या होती है, बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से कौन से कथन सही हैं।
कौन से कथन सही हैं? ठोस में कणों के बीच आकर्षण बल सर्वाधिक होता है, सही है, आकर्षण बल सर्वाधिक होता है ठोस में। गैसों में संपीड्यता सर्वाधिक होती है, ये भी सही है। द्रव का निश्चित आयतन होता है, सही है। गैस का निश्चित आकार होता है, ये क्या है? रॉन्ग है, गैस का निश्चित आकार नहीं होता है। तो 1, 2, 3 ये तीनों सही हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल 1, 2 और 3 सही है। गैस का निश्चित आकार नहीं होता है, इसलिए चौथा नंबर क्या है? गलत है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से किस गैस का वान डेर वाल नियतांक ए सर्वाधिक होने की संभावना है? H2, He, NH3 या फिर CO2? किसकी संभावना अधिक है? CO2 की। वान डेर वाल क्या बोला है? निम्न में से किस गैस का वान डेर वाल नियतांक ए सर्वाधिक होने की संभावना है? तो CO2 राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ए का अंतराअणुक आकर्षण का माप है। ए क्या है? अंतराअणुक आकर्षण का माप है। CO2 में आकर्षण H2 और He की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए इसका ए बड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आदर्श गैस समीकरण सभी दाबों पर वास्तविक गैसों के लिए पूर्णतः लागू होता है, सही है, गलत है। आदर्श गैस समीकरण सभी दाबों पर वास्तविक गैसों के लिए पूर्णतः लागू होता है बोल रहे हैं, ये गलत है। वास्तविक गैस निम्न ताप पर अधिक विचलन दिखाती है, सही है। उच्च दाब पर वास्तविक गैसों का विचलन बढ़ता है, सही है। और एम नंबर पे दिया है, वान डेर वाल समीकरण वास्तविक गैसों के लिए संशोधित समीकरण है, ये सही है। इसमें से के, एल और एम सही है, जे गलत है। के, एल, एम ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ये क्या है? राइट आंसर है। आदर्श गैस समीकरण वास्तविक गैसों पर सभी परिस्थितियों में लागू नहीं होता है, इसलिए जे क्या है? गलत है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से सही कथन का चयन कीजिए। आदर्श गैस के अणुओं का स्वयं का आयतन नगण्य माना जाता है, सही है। गैसों में कणों की गति अनियमित रैंडम होती है, सही है। गैसों के बीच सभी टक्करें पूर्णतः प्रत्यास्थ मानी जाती है, सही है। आदर्श गैस की औसत गतिज ऊर्जा केवल परमाणु क्रमांक पर निर्भर करती है, गलत। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल 1, 2, 3 सही है। औसत गतिज ऊर्जा केवल परम ताप एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर निर्भर करती है, परमाणु क्रमांक पर नहीं, इसलिए 4th नंबर गलत है।